हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पादप कार्य की और पादप कार्य की में हमारा जो टॉपिक था वो था खनिज पोषण। जो प्लांट्स हैं उनके लिए पोषण के लिए कौन कौन से जो खनिज तत्व हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी आवश्यकता होती है। और यहाँ हमने बात की थी कि एक तो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं और एक अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं। 60 प्रकार के खनिज तत्व जो हैं वो पादप में उपस्थित हैं, जिनमें 17 जो खनिज तत्व थे वो पादप के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य खनिज तत्वों की किस में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ इनमें भी हमने बात की थी कि जो अनिवार्य खनिज तत्व थे वो दो प्रकार के थे, एक वृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत जो पोषक तत्व थे उनकी संख्या 9 थी, जिनकी हमने बात कर ली थी कि वृहद पोषक तत्व कौन कौन से थे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की हमने बात की थी। ये सभी के सभी वृहद पोषक तत्व थे और इनमें भी एक प्राथमिक वृहद पोषक तत्व थे और एक सूक्ष्म द्वितीयक वृहद पोषक तत्व थे। प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों में हमने NPK की बात की है और द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों में हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बात की है। तो यहाँ तक ये जो अपना वृहद पोषक तत्व का जो मैटर था वो कंप्लीट आपको समझा दिया था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखो, अनिवार्य जो पोषक तत्व थे उनकी संख्या आपको कितनी बताई थी, 17 में से 9 कैसे हैं, वृहद पोषक तत्व। इसके अलावा कितने बचे, 8 जो पोषक तत्व हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की किस में आएंगे, श्रेणी में आएंगे। इनकी बहुत कम मात्रा में पादप को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, पादप को आवश्यकता होती है। ये जो खनिज पोषक तत्व थे ये कौन कौन से हैं, मोलिब्डेनम है, फेरस है, क्लोरीन है, बोरोन है, कॉपर है, जिंक, मैग्नीज और निकल। ये सब के सब किस में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आएंगे। और इनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और यहाँ बताया था आपको कि मोदी कल फिर बॉर्डर, क्योंकि जिनपिंग माने नहीं। अभी चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है। उसी को लेकर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अभी लेह लद्दाख सैनिकों से मिलने बॉर्डर पर गए थे। तो उसके संदर्भ में ये लाइन बनाई है जिसमें देखो, मोदी से मोलिब्डेनम आ गया, इसको इस प्रकार लिख दो आप, मोदी फिर कर दो, फिर कल, फिर से Fe आ गया, कल से Cl क्लोरीन आ गया, B से बॉर्डर और क्योंकि से कॉपर और जिनपिंग से Zn और माने से आ गया Mn और नहीं से आ गया निकल। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। तो आज अपन इन्हीं जो खनिज पोषक तत्व हैं 8, इनकी क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें मोलिब्डेनम की। तो जो मोलिब्डेनम है इसका जो अवशोषण है वो पादप किसके रूप में कर रहे हैं, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में, MoO2 के रूप में जो पादप हैं वो मोलिब्डेनम का क्या करते हैं, यहाँ अवशोषण करते हैं। क्या इसकी उपयोगिता है, तो एक तो एंजाइम कौन कौन से, नाइट्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज है। इसके अलावा नाइट्रेट है,
नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कारक है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया होती है, अर्थात वातावरण की जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया आदि में क्या करना, बदलना, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना स्वतंत्र नाइट्रोजन को, वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया है उसके अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम भाग ले रहे हैं, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम भाग लेते हैं, उन एंजाइमों का जो निर्माण है वो मोलिब्डेनम जो है इनके निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये क्या होता है, मोलिब्डेनम उपयोगी है यहाँ। नेक्स्ट हम देखें यहाँ न्यूनता जो है मोलिब्डेनम की, यदि पादपों में क्या हो जाए, कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण यहाँ में नजर आएंगे। तो सबसे पहली चीज, पत्तियां जो होंगी वो क्या हो जाती हैं, कुरबरित हो जाती हैं, इनमें कुरबरण दिखाई देता है, पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाती हैं, उनकी शेप साइज क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पत्तियों का कुरबरण। दूसरा है पत्तियों में हरिमनहीनता, जो पत्तियां हैं वो क्या पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, उसे हम क्या कह रहे हैं, हरिमनहीनता कह रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण है वो है यहाँ पुष्पन का निरोधन, अर्थात पुष्पन की जो क्रिया है उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। अर्थात मोलिब्डेनम की यदि कमी हो गई तो पुष्पन की क्रिया का निरोध हो जाएगा और रुक जाएगी और पादप पर जो पुष्प हैं वो कम आएंगे। इसके अलावा चौथा जो यहाँ न्यूनता का लक्षण दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट है, ध्यान दो, फूल गोभी जो है, फूल गोभी में यहाँ एक रोग उत्पन्न होता है मोलिब्डेनम की कमी से, जिसे हम कह रहे हैं विपटेल रोग। तो फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है, विपटेल। और इस रोग में फूल गोभी की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां क्या हो जाएंगी, विकृत हो जाएंगी, अपनी शेप साइज को क्या कर देती हैं, खो देती हैं। तो पत्तियों का क्या हो जाना, विकृत हो जाना, किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। किसमें, फूल गोभी में। प्रश्न पूछ सकता है आपको, फूल गोभी में विपटेल जो रोग है वो कौन से खनिज पोषक तत्व की कमी से होगा, तो कौन से खनिज पोषक तत्व की कमी से होगा, मोलिब्डेनम की कमी से होगा। नेक्स्ट अगला हम खनिज पोषक की बात करें, वो है अपना फेरस, या कौन है, आयरन है। और पादप इसका अवशोषण जो है वो किसके रूप में कर रहे हैं, तो पादप इसका अवशोषण करते हैं फेरिक के रूप में, Fe3 के रूप में, इसका फेरिक आयन के रूप में इसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। लेकिन उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनमें फेरिक के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता। उपापचयी जो क्रियाएं होंगी उन उपापचयी क्रियाओं में ये किसके रूप में काम में आता है, फेरस के रूप में क्रियाशील होता है। किसके रूप में, फेरस आयन के रूप में। तो पादप इसका अवशोषण किसके रूप में, फेरिक के रूप में, लेकिन उपयोग जो है उपापचयी क्रियाओं में वो किसके रूप में, फेरस आयन के रूप में। क्या उपयोगिता है, तो पादपों में जो श्वसन की प्रक्रिया है उस श्वसन में, कोशिका विभाजन में और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम है, आगे हम बात करेंगे जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, पादपों में श्वसन पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे कि पादपों में श्वसन है, कोशिका विभाजन है और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम है उसमें जो फेरस है इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो फेरस की क्या क्या उपयोगिता है। लक्षणों की बात करें, न्यूनता में कौन कौन से लक्षण नजर आएंगे यदि आयरन की या लोहा की या फेरस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पहली चीज प्रकाश संश्लेषण व श्वसन तथा प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं का क्या हो जाना, अनियमित हो जाना। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अनियमित हो जाना, पादपों में श्वसन की क्रिया का और जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, वो रेगुलरी नहीं बनी रहती, वो क्रियाएं क्या हो जाएंगी, अनियमित हो जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो प्रकाश संश्लेषण, एक श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट हम देखें कोशिकाओं की कोशिका विभाजन की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। देखो हमने बात की यहाँ कोशिका विभाजन जो है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका विभाजन की क्रियाएं भी यहाँ यदि फेरस की कमी हो जाएगी तो कोशिका विभाजन की क्रियाएं भी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इसके अलावा पादपों की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होना, हरिमनहीनता, पत्तियों का क्या हो जाना, पीला पड़ जाना। इसके अलावा पादप जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। पादप इतनी वृद्धि नहीं कर पाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्लियर। यहाँ दो खनिज पोषक तत्व कंप्लीट, मोलिब्डेनम और फेरस की हमने बात की। नेक्स्ट हम देखें क्लोरीन की, किसको देखें, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है इसका अवशोषण जो है पादप वो क्लोराइड आयनों के रूप में, किसके रूप में कर रहा है,
क्लोराइड आयनों के रूप में पादप क्लोरीन का क्या करता है, अवशोषण। क्या इसकी उपयोगिता है, तो एक तो कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है उस उपापचय में, और एक विद्युत आवेशों के संतुलन की जो क्रिया है, जो भी विद्युत आवेश हैं उनका जो संतुलन है कोशिकाओं में वो बनाए रखने में क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, सहायक होता है। तो जैसे हमने परासरण की आदि की हमने बात की थी, तो उसके अंतर्गत क्लोरीन है, पोटेशियम है आदि जो हैं ये क्या करते हैं, विद्युत आवेशों का संतुलन बनाए रखने में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूनता के क्या लक्षण नज़र आते हैं क्लोरीन की यदि कमी हो जाएगी। तो पहला लक्षण चित्तकबरी हरिमनहीनता, बीच बीच में पत्तियों का क्या हो जाना, पीला पड़ जाना, जिसे हम क्या कहेंगे, चित्तकबरी हरिमनहीनता। लगातार सतत रूप से जो पत्ती है वो पूर्णतः पीली नहीं पड़ती, बीच बीच में पत्तियां क्या पड़ जाती हैं, पीली, या पत्ती का काश्य क्या हो जाता है, रंग हो जाता है, किसकी कमी से, क्लोरीन की कमी से। जो ऊतक क्षय है, पादपों के जो ऊतक हैं वो क्या होने लग जाते हैं, क्षय होने लग जाते हैं, वो नष्ट होने लग जाते हैं। एक आता है फलन में कमी, जो फलन की क्रिया है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, तो पुष्पन और फलन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसकी कमी से, क्लोरीन की कमी से। ये तीनों खनिज पोषक तत्व यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करें बोरोन, तो ये महत्वपूर्ण है, बोरोन हमारे लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में। नेक्स्ट हमारा जो खनिज पोषक तत्व है वो आता है कौन, बोरोन। और पादप बोरोन का अवशोषण किसके रूप में कर रहे हैं, तो पादप बोरोन का अवशोषण करते हैं किसके रूप में, बोरेट आयनों के रूप में। किसके रूप में करते हैं, बोरेट आयनों के रूप में। BO3 और B4O7 जो आयन हैं उनके रूप में इसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इसके अलावा यहीं पर ध्यान दें तो ये क्या करता है, बोरोन जो है मृदा में यदि कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, मिट्टी में यदि कैल्शियम की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने पर जो बोरोन है वो कैल्शियम के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। कैल्शियम के साथ ये क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, और कैल्शियम के साथ मिलकर जो बोरोन है वो कैल्शियम किसका निर्माण कर लेगा, बोरेट का क्या कर लेता है, निर्माण। अतः अधिक कैल्शियम युक्त मिट्टी में बोरोन की पौधों को उपलब्धता क्या हो जाती है, कम, क्योंकि जो बोरोन है उसने कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बना लिया और बोरोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो बोरोन की उपलब्धता यहाँ क्या हो जाएगी, पादपों को क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें बोरोन जो है कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता, कोशिका विभाजन, परागकणों के अंकुरण अर्थात परागनलिका का निर्माण और वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दो, बोरोन कार्बोहाइड्रेट का जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो भोज्य पदार्थ हैं उनके स्थानांतरण में सहायक है। कोशिका झिल्ली की जो कार्यशीलता है उसको बनाए रखने में ये सहायक है। कोशिका विभाजन में सहायक है, तथा पराग कणों के अंकुरण, ये मोस्ट भी है, पराग कणों के अंकुरण। हमने पीछे जब पादपों में आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात की थी तो वहाँ हमने बात की थी पराग कणों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। जब पराग कण किस पर पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, तब इन पराग कणों का क्या होता है, अंकुरण, और इनसे एक पराग नलिका की क्या होता है, पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पराग कणों के अंकुरण अर्थात पराग नलिका जो है उसके निर्माण में, पराग नलिका की वृद्धि में कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है, बोरोन। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है आपको, पराग कणों के अंकुरण में कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है, तो कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है, बोरोन आवश्यक होता है। कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है, बोरोन आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करें यदि बोरोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो बोरोन की कमी होने पर क्या होगा, गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियों का क्या होना, निर्माण होना। अधिक गहरे रंग की और पत्तियों की जो सामान्य मोटाई है उससे अधिक मोटी पत्तियों का क्या होगा, निर्माण। संग्रहकारी तथा मांसल ऊतक, जो भी भोज्य पदार्थों का संग्रह किए हुए ऊतक है पादपों में, मांसल जो ऊतक है वो क्या हो जाते हैं, विघटित होने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। पुष्पन में कमी, पुष्प जो हैं
उनमें क्या हो जाएगी, कमी। सामान्यतया बंदे पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर नहीं हो, अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग नहीं हो, उन पुष्पों को हम क्या कहेंगे, बंदे पुष्प या स्टेमिनोइड पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेमिनोइड पुष्प कहेंगे। तो बंदे पुष्पों का क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। ये सब किसकी न्यूनता के परिणाम है, बोरोन की न्यूनता के लक्षण हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉपर की या तांबा जो है वो पादप के लिए किस प्रकार से ये खनिज तत्व आवश्यक होता है। तो सबसे पहली चीज, अवशोषण जो है वो पादप किसके रूप में इसका अवशोषण करेगा, तो द्विसंयोजी क्यूप्रिक आयन के रूप में, या तो द्विसंयोजी क्यूप्रिक आयन के रूप में या फिर एक संयोजी क्यूप्रस आयन के रूप में पादप जो हैं वो कॉपर का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या उपयोगिता है, ऑक्सीकरण अपचयन जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक का क्या करता है, कार्य। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं में, जैसे ETS वगैरह है, उन क्रियाओं में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण में, इलेक्ट्रॉन्स को एक वाहक से दूसरे वाहक में स्थानांतरित करने में क्या होता है, ये सहायक होता है। प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक, कौन काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन वाहक का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, एक तो प्लास्टोसाइनिन PC, आगे जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे PC की, और एक साइटोक्रोम वर्णक तंत्र होता है, उसके अंतर्गत यहाँ कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। कौन सा खनिज तत्व, कॉपर। इसके अलावा विटामिन C जो होती है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन जो C है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके निर्माण में भी कौन सहायक होता है, कॉपर जो है वो क्या होता है, सहायक होता है। न्यूनता, यदि कॉपर की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो पादपों में क्या लक्षण प्रकट होंगे, क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहला, पत्तियों का क्या हो जाना, मुरझा जाना, पत्तियां मुरझाना, या शीर्ष जो है उसका क्या हो जाना, सफ़ेद हो जाना, सफ़ेद पड़ जाना। नींबू जो होता है, नींबू में शीर्षारंभी, कौन सा रोग होगा, शीर्षारंभी। प्रश्न पूछ सकता है नींबू में शीर्षारंभी या नींबू का शीर्षारंभी रोग जो है कौन से खनिज पोषक तत्व की कमी से होगा, तो किसकी कमी से होगा, कॉपर की कमी से। किसकी कमी से, कॉपर की कमी से होगा। क्लियर यहाँ पर। तो अपना अगला जो खनिज तत्व था बोरोन और कॉपर, ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंक की या जस्ता की। तो जो जिंक है वह किसके रूप में अवशोषित होता है, इसकी क्या उपयोगिता है। पहली चीज, अवशोषण किसके रूप में होगा, तो द्विसंयोजी Zn जिंक जो आयन है उनके रूप में जिंक का जो है अवशोषण किया जाता है। उपयोगिता, अनेक एंजाइमों का घटक है, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उनके निर्माण में या उन एंजाइम्स में कौन प्रेजेंट होता है, जिंक उपस्थित होता है। लगभग 70 प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनका मुख्य घटक है कौन, जिंक, जिनमें से कुछ यहाँ हैं, जैसे कार्बोनिल एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, कार्बोनिल एनहाइड्रेज, डिहाइड्रोजिनेज, फास्फेटेज, आइसोमरेज, ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनका जो निर्माण है उसमें जिंक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और लगभग 70 प्रकार के एंजाइमों में कौन प्रेजेंट होता है, जिंक पाया जाता है। इसके अलावा जो जिंक है वह है फास्फोरस, ये भी महत्वपूर्ण है। फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि जिंक की कमी हो जाएगी तो फास्फोरस का अवशोषण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फास्फोरस के अवशोषण को कौन नियंत्रित कर रहा है, जिंक नियंत्रित कर रहा है। इसके अलावा ये मोस्ट यहाँ पादप वर्धी हार्मोन कौन सा, ऑक्सिन, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार का क्या है, ऑक्सिन है। इसके संश्लेषण में कौन सहायक होता है, जिंक सहायक होता है। लेकिन सामान्यतया हम देखें तो इनके संश्लेषण में जिंक सहायक नहीं होता। ये जो ऑक्सिन है इनको क्रियाशील करने में, इनको क्रियाशील अवस्था में बदलने में कौन सहायक होता है, जिंक सहायक होता है। यदि जिंक की कमी हो जाती है तो जो ऑक्सिन है उनकी ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है और उसके कारण वो नष्ट हो जाता है। जिंक जो है उसकी जो ऑक्सिन हार्मोन है उनकी कमी हो जाएगी, सामान्य पादप की जो वृद्धि है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। तो वैसे देखा जाए तो संश्लेषण में नहीं, ये
ऑक्सीजन जो है उनको क्रियाशील रूप में बदलने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन, जिंक सहायक होता है। लेकिन यदि जिंक की कमी हो जाती है तो किनका, ऑक्सीजन जो है इनका ऑक्सीकरण होने से ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और ऑक्सीजन की कमी होने से पादप की क्या नहीं हो पाती है, वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसकी कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो पहला तो यही हमने बात की, ऑक्सीजन की कमी होगी तो पादप की सामान्य क्या नहीं हो पाएगी, वृद्धि नहीं हो पाएगी। पादप बौने या स्तंभित रह जाएंगे, स्तंभिक रह जाएंगे। और एक पड़ा हमने जो जिंक है उसकी कमी से फास्फोरस का अवशोषण भी क्या हो जाएगा, कम। इसके अलावा कुछ लक्षण यहाँ और लिखे हुए हैं, पत्तियों में श्वेत उत्तक क्षेत्र के क्या बढ़ने लग जाते हैं, धब्बे। जहाँ का उत्तक क्या हो गया, नष्ट हो गया, वहाँ श्वेत रंग के क्या बढ़ने लग जाएंगे, धब्बे। किसकी कमी से, जिंक की कमी से। पत्तियों के आम माप का क्या कम हो जाना, पत्तियों की जो सामान्य साइज है उसमें कमी, और पत्तियां क्या हो जाएंगी, विकृत हो जाएंगी। इसके अलावा जिंक की न्यूनता का मुख्य जो रोग है वो यहाँ आता है लघु पर्ण रोग। कौन सा है, लघु पर्ण रोग। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है लघु पर्ण रोग कौन से खनिज तत्व की कमी से होगा, तो लघु पर्ण जो रोग है वो कौन से खनिज तत्व की कमी से होगा, जिंक जो है जिंक की कमी से कौन सा, लघु पर्ण रोग होगा। क्लियर यहाँ पर, तो अपना जिंक यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, मैग्नीज की। किसकी बात करें, मैग्नीज की। पादप मैग्नीज जो है इसका अवशोषण किसके रूप में करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में जो पादप है वो मैग्नीज का क्या कर रहा है यहाँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में तो मृदा में मैग्नीज प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, लेकिन पादप इसका अवशोषण मैग्नस आयन के रूप में Mn+2 के रूप में इसका क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहे हैं। मृदा में किसके रूप में प्रेजेंट है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में। अवशोषण किसके रूप में कर रहे हैं पादप, यहाँ मैग्नस ऑक्साइड के रूप में कर रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उपयोगिता है, प्रकाश संश्लेषण में पहली चीज ये महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान देना। जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तब वहाँ जल के विघटन की बात करेंगे, तो जो जल है, जल का जो प्रकाशीय अपघटन होता है, उस प्रकाशीय अपघटन में किसका निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का। तो वहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मुक्त होती है, तो जल के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा O2 मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो H2O है उस H2O का विघटन जो है वो कौन से खनिज तत्व की उपस्थिति में होगा, Mn, मैग्नीज की उपस्थिति में जल का प्रकाशीय अपघटन होगा। जल के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ मुक्त होती है। ऑक्सीजन यहाँ क्या होती है, मुक्त होती है। जैसे जल का प्रकाशीय अपघटन हो यहाँ H2O किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हाफ O2 प्लस 2H प्लस आयन क्या होंगे, यहाँ मुक्त होंगे। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जल का प्रकाशीय जो विघटन है वो कौन से खनिज तत्व की उपस्थिति में होगा, मैग्नीज की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। इसके अलावा श्वसन है, नाइट्रोजन उपापचय है, प्रकाश संश्लेषण के जितने भी एंजाइम हैं उन सभी एंजाइमों को लगभग मैग्नीज क्या करता है, सक्रिय रूप में बदलने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी मैग्नीज क्या होता है, सहायक होता है। यदि मैग्नीज की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। पहला लक्षण हरिमनहीनता, पत्तियों का पीला पड़ जाना। दूसरा है यहाँ जड़ की सीमित क्या होती है, वृद्धि, विकास होता है। और यदि विकास नहीं हो पाएगा तो उस पोजीशन में जो पादप है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। Mn की कमी से जई में, ये मोस्ट ध्यान दो, जई में ग्रे स्पिट रोग पहला है। ग्रे स्पिक जो रोग है वो कौन से खनिज तत्व की कमी से हो रहा है, मैग्नीज की कमी से हो रहा है, किसमें, जई में। इसके अलावा मटर जो है, मटर का मार्स स्पॉट रोग होता है मटर में, कौन से खनिज तत्व की, Mn, मैग्नीज की कमी से। और चुकंदर में स्पेकिल्ड येलो रोग होता है, किसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से। क्लियर यहाँ पर, तो ये याद रखना, मटर का मार्स स्पॉट रोग, जई का ग्रे स्पिक रोग और स्पेकिल्ड येलो जो रोग है वो कौन से खनिज तत्व की कमी से हो रहा है, तो किसकी कमी से हो रहा है, मैग्नीज की कमी से हो रहा है। यहाँ आपका मैग्नीज कंप्लीट हुआ। लास्ट अपना 8वां जो खनिज पोषक तत्व है
वो आता है कौन, निकिल। सामान्यतया हम निकिल की बात करें तो निकिल को लगभग 1988 में डाल्टन ने अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में क्या किया है, शामिल किया है। वैसे देखा जाए तो ये किसी भी जैव रासायनिक जो घटक होता है उनमें भाग नहीं लेता है, कोई संरचनात्मक जो खनिज तत्व है ये नहीं है, कोई अधिक इसकी उपयोगिता नहीं है, ना ही इसके कार्य और ना ही इसकी न्यूनता के लक्षण अभी तक पता चले हैं। लेकिन पादप जो हैं इसका अवशोषण जो है Na निकिल जो आयन है उसके रूप में करते हैं, Na+2 के रूप में मृदा में ये पादपों को क्या होता है, उपलब्ध होता है। इसके अलावा यह यूरिएज एंजाइम का प्रमुख क्या होता है, घटक होता है। तो यूरिएज एंजाइम, यहाँ पे आप ये ध्यान रख लेना, यूरिएज एंजाइम का प्रमुख घटक कौन सा जो खनिज तत्व है वो है, तो यहाँ निकिल यूरिएज एंजाइम का प्रमुख क्या होता है, घटक होता है। बाकी क्लियर यहाँ तक। तो हमने 8 जो खनिज तत्व हैं उनकी बात की। आज हमारे सूक्ष्म जो पोषक तत्व थे वो भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अनिवार्य जो 17 खनिज पोषक तत्व थे उनकी सबकी 1 बाय 1 हमने क्या की है, बात की है। किसकी न्यूनता से कौन से लक्षण प्रकट होंगे इनको अच्छे से आप ध्यान रखना। कौन सा रोग किस खनिज तत्व की कमी से हो रहा है इसको ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, परागकणों के अंकुरण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है। क्लियर। तो कंप्लीट यहाँ तक और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक्स सभी को। जय हिंद, जय भारत। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे खनिज जो तत्व हैं उनका पादप जो है अवशोषण किस प्रकार से करते हैं। जय हिंद।